नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर भारी हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां राहुल गांधी को एहसान फरामोश तक बता रहे हैं, तो बचाव में कांग्रेस नेताओं की फौज भी उतर आई है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बंटवारे की टूल किट बताया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए यह कहा है कि देश के असल मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ है और यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि सत्ता में बैठे लोगों को मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, ये भी देश को बताना पड़ेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी 23 फरवरी को त्रिवेंद्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान वहां के लोगों की तारीफ वो करने लगे। तारीफ करते करते उन्होंने कहा कि मैं 15 साल अमेठी से सांसद रहा, वहां मुझे अलग किस्म की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आना मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग रहा क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ के लोग मुद्दों में रुचि लेते हैं और सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, उसकी गहराई में जाते हैं। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर के बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि वो अमेठी के लोगों की समझ पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने यह कहा है कि राहुल गांधी जिस उत्तर भारत का अपमान कर रहे हैं, सोनिया गांधी वहीं से सांसद हैं। राहुल गांधी ने यह बयान देकर के अमेठी की जनता का अपमान किया है, जिसने उन्हें और उनके परिवार को कई दशक तक सांसद बना करके संसद में भेजा है। राहुल गांधी का बयान माफी लायक भी नहीं है। तो बिल्कुल कर रहे हैं साहब। ये क्या नॉर्थ और साउथ की बात हो गई? देखिए साहब, आप कहीं पर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं कीजिएगा तो आप हार जाइएगा। यही आपके साथ हुआ। जबकि आप पहले अमेठी से लड़ रहे थे तो आपने काम नहीं किया, इसी कारण जनता ने आपको वोट आउट कर दिया। यहां भी आप काम नहीं करेंगे, जनता आपको वोट आउट कर देगी। ये आप सोचते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी भाग भाग करके हम जीतते रहेंगे, ये भी बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आप साउथ में गए हैं या जो भी गए, जहां कहीं भी गए हैं, आप इसलिए गए हैं क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार 3 बार एमपी रह करके आप फिर हार गए, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। यहां भी कोई विकास नहीं कीजिएगा तो फिर हार जाएगी। जनता एक है, चाहे आप ये उत्तर दक्षिण में आप इनको बांटी। भारत की जनता भारत की जनता है और भारत की जनता के लिए आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको वोट आउट कर देगा। यहां भी आप वोट आउट हो जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति के आह्वान को भी उत्तर दक्षिण के विभाजन के टूल किट के तौर पर बेचने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमारा सवाल सीधा है इस देश की जनता से, क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीति ही मुद्दा होना चाहिए? क्या देश में राजनीति का धर्म नहीं होना चाहिए या देश में केवल धर्म की राजनीति होनी चाहिए? क्या देश में एकीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए या देश में तुष्टीकरण ही राजनीति का धर्म बन जाना चाहिए? क्या देश में प्रेम और सद्भाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए या फिर नफरत और बंटवारा ही चाल चेहरा और चरित्र सरकार का बन जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने इस देश में फिर आह्वान किया है कि देश के हुक्मरानों को, सत्ता की अटालिकाओं पर बैठे अहंकारी शासकों को मुद्दों की राजनीति की बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस एक बार फिर से दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि सभी वोटर्स का सम्मान करना चाहिए। सिब्बल ने यह कहा है कि हमें मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो उत्तर से हो या फिर दक्षिण से। वोटर से समझदार होते हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता होता है, किसे वोट करना है, कैसे वोट करना है, उन्हें मालूम होता है, चाहे वो दक्षिण से हो या फिर उत्तर के राज्यों से हो, पश्चिम बंगाल से हो या फिर अन्य इलाके से। बता दें कि त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी के उत्तर भारत को लेकर के दिए बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब इस मसले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हम लोग तो इस विचारधारा के मानने वाले हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और
अब इसको नॉर्थ साउथ में बांटना और किसी क्षेत्र की आलोचना करना वो ठीक नहीं है। हर क्षेत्र की अपनी खूबियां होती हैं, कमियां होती हैं। तो जब उनके स्वर्गीय पिताजी को, उनकी स्वर्गीय दादी जी को और उनकी पार्टी को हमेशा नॉर्थ के लोगों ने देश की सत्ता में बैठाला, तब नॉर्थ के लोग अच्छे थे। अब वो केरल से सांसद हो गए तो साउथ के लोग अच्छे हैं, नॉर्थ के लोग बुरे हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह की पॉलिटिक्स ये देश के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है और इसका एक गलत संदेश जाता है। सबको नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सबकी अपनी इज्जत है, सबकी अपना सबका अपना सम्मान है, सबकी अपनी खूबियां हैं। तो राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में ये कहा कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर भी राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने बयान दिया है। करने वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, इनका समझ में नहीं आता एजेंडा है क्या। इतनी पुरानी कांग्रेस है, उसके नेता के ऐसे बयान बहुत ही निंदनीय हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर हो या दक्षिण हो, उत्तर से आप 15 साल रहे हैं, एहसान फरामोशी दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तर हो या दक्षिण हो, है तो भारत का हिस्सा। यहाँ का आदमी कहीं से भी जाकर बन सकता है, ये कोई कारण नहीं। तो उत्तर भारत से 15 साल आप सांसद रहे, आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत इशू बेस्ड नहीं है, तो उत्तर भारत का अपमान करना चाहते हो, उत्तर और दक्षिण में भेदभाव करना चाहते हो। ये देश एक है, यहाँ उत्तर का रहने वाला दक्षिण से भी चुनाव लड़ सकता है, दक्षिण का रहने वाला उत्तर से चुनाव लड़ सकता है। दिक्कत क्या है? मनमोहन सिंह आसाम से नहीं आए थे, अभी हमारे जयशंकर जी दक्षिण के रहने वाले यहाँ से नहीं है क्या? जो देश को विभाजित करने की सोच ये पार्टी के नेता की हो तो इससे और निंदनीय। कृषि कानून किसानों के हित में हैं। देश में 14 करोड़ किसान हैं, किसान इसको अच्छी तरह समझते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि जब कृषि बिल पास हुए थे ये, तो राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वागत किया था, मोदी जी का अभिनंदन किया था और कहा था हमारे पिताजी 27 साल पुरानी मांग पूरी हुई है। क्या कारण है कि वो यू टर्न ले गए? मैं बहुत किसानों के मुद्दे उठाने वालों, चाहे सरदार BM सिंह हो, राकेश जी हों, इन सबका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये किसानों के हित में या अहित में, ये बताएं। किसानों को पिछले 60 साल तक कांग्रेस सरकार, यूपीए की सरकार ने कानूनों के प्रतिबंधों में जकड़ के रखा था। उनसे मुक्ति की बात चौधरी चरण सिंह कहते थे, महेंद्र सिंह टिकैत कहते थे, और इन्होंने भी बयान दिया था पास होने के बाद। अब ये यूटर्न क्यों ले गए, मेरी समझ से परे है ये बात। और जहां तक सबको अधिकार है विरोध करने का और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, हम भी विपक्ष में रहे, हमने भी आंदोलन किए हैं, लेकिन जहां जनता का वर्डिक्ट है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी चुनाव हुए, कल गुजरात के चुनाव हुए, साफ कर दिए। मोदी जी एक विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आज की तारीख में, जनता ने उनको चुन के भेजा है। पार्लियामेंट पे ऐसे कब्जे नहीं होते। 2 बार चुनाव राकेश जी ने लड़ लिया, 1 बार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। केरल में राहुल गांधी के बयान पर अनिल विज ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि केरल में राहुल गांधी का बयान कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों का प्रकटीकरण है। 1947 में देश का विभाजन करवा करके हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया, 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया, और अब ये उत्तर और दक्षिण के नाम पर लोगों को लड़वाना चाहते हैं, परंतु अब लोग इनकी असलियत पहचान चुके। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर शलकुल वन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के पास से बरामद हथियारों को भी कब्जे में ले लिया है। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने 4 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए ये बताया है कि आतंकी किस संगठन से संबंधित थे, फिलहाल इसकी पहचान नहीं हो पाई है और उनकी पहचान अभी की जा रही है। एहतियात के तौर पर पूरे अनंतनाग जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी अफवाह ना फैले।
गौरतलब है कि इलाके में आतंकियों की सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर के सर्च ऑपरेशन चलाया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत कई खास मेहमानों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया है और यहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच कुछ ही वहां पर टेस्ट मैच जो है वो भी चल रहा है और राष्ट्रपति ने इस मौके पर स्टेडियम में खेल परिसर के निर्माण कार्य की शुरुआत के समारोह में भी भाग लिया। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर होगा और इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी जैसे खेलों की सुविधाएं होंगी। स्पोर्ट्स इनक्लेव अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाएगा। श्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में खेल कूद को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। जैसा कि केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधनों से हम सबको ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में खेल की एक नई संस्कृति विकसित की जा रही है। खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया जैसे अभियान देशवासियों में स्वास्थ्य तथा खेल कूद के प्रति। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा है कि भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और गत 6 वर्षों में पीएम के नेतृत्व में अनेक परियोजनाओं का सृजन किया गया है। इनका लाभ खेती क्षेत्रों को मिलने लगा है और आने वाले दिनों में किसानों की हालत सुधरेगी और हमारे देश की जीडीपी में भी खेती का बड़ा योगदान होगा। प्रक्रिया करके चयन किया गया और आज उनको पुरस्कृत करने का काम किया गया है। पर सभी उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत देता हूं। का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। अभी 10 करोड़ 75 लाख किसानों तक यह कार्यक्रम पहुंच गया है। 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। 6,000 रुपया किसानों की वार्षिक आय में इस योजना के माध्यम से इजाफा हुआ है। खेती और किसानी समृद्ध हो, देश के जीडीपी में कृषि का योगदान अधिक से अधिक हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान निधि योजना से लेकर अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो इस बार किसान 40 लाख ट्रैक्टरों से संसद का घेराव करेंगे। टिकैत ने किसानों से भी दिल्ली मार्च के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। साथ ही अडानी अंबानी की कंपनियों का घेराव भी करने की बात उन्होंने कही। सरकार ज़्यादा तो इल्ले हो जाएगी, अब करना। देश का किसान जाग गया है। 70 साल से देश का किसान घाटे की खेती कर रहा। अब वो टाइम आ गया। अब इनको जिस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है, अब वो देश में नहीं होगा। आसाम का किसान यहाँ पर आंदोलन करने आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का किसान आंदोलन करने आ जाएगा यहाँ, या कर्नाटक का किसान आंदोलन करने आ जाएगा। कानून दिल्ली में बनते हैं और दिल्ली के चारों तरफ के जो स्टेट है वे पूर्ण रूप से तैयार है अब, और पूरे देश में आंदोलन चलेगा कि एमएसपी पे कानून बनाना ही पड़ेगा। सर, यूपी के अंदर जिस तरह की राजनीति अब बढ़ गई है, किसानों के मामले को देखिए, क्या
क्या आपको लगता है कि राजनीति जो हो रही है किसान उसका फायदा उठाएंगे या किसानों का मिसयूज होगा? नहीं, मिसयूज क्यों होगा? किसान का फायदा उठाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को किसान का नाम लेना पड़ेगा, अपने घोषणा पत्र में किसानों का नाम डालना पड़ेगा, उनकी जो योजनाएं हैं वो डालनी पड़ेगी, तो ये काम करना पड़ेगा। अपने फार्म पे जाओ, नौजवान अपने शरीर के उस मिट्टी का लेप जरूर कर लो। आपका जिस दिन लेप हो जाएगा, आप जमीन नहीं बेचने के, उसकी रक्षा करोगे। अपनी बॉडी का कांटेक्ट अपने खेत की मिट्टी से जरूर करना, आपको उससे लगाव होगा। अगर आपने नहीं करा तो लगाव नहीं होगा। तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की। तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई और 40-40 मिनट में पूरी फैक्ट्रियां तोड़ दी। वो ये शादी की अभी जोड़ दो उस पर खड़ा, अभी नहीं। वोट भी टाइम बताओगा, वो भी संयुक्त मोर्चा बताएगा। हम प्रधानमंत्री जी जरा इनको भी तो कह दो, एमपी एमएलए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वे भी छोड़ना चाह, वे हमारे कहने से नहीं छोड़ देंगे, अपनी पेंशन में भी छोड़ दे, आप कहे तो दो। ये जो कर्मचारी हैं, ये लगा रहे के ये क्रांति से छूटेगा भाई। ये जो नई पेंशन है, या तो वे भी छोड़ देंगे, और नहीं तो भाई आपकी भी लागू होगी। आप कह रहे साथ देते रहो, ये पेंशन या तो आपकी भी लागू होगी, नहीं तो उनकी भी छूटेगी। अपने जो मोर्चे के लोग हैं उन पर आप विश्वास करें पूर्ण रूप से। ये आंदोलन को नौजवान चलाएगा, नौजवान क्रांति आएगी देश में, यही चलाएगा, ये और खेत को बचाएगा। तो आपने ये सारी चीजें सुनी, और बहुत लेट हम हुए, क्योंकि 150 किलोमीटर की दूरी पर हम थे, वो प्रोग्राम करके आए। अब यहाँ पर प्रोग्राम करा, लेकिन ऐतिहासिक भीड़, ऐतिहासिक लोग और शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे रहे। आपका धन में बांटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बांटा, सरदारों में बांटा, भाषा में बांटा। अब का एक और चला, एक जाति के नाम से बांटने दो। हमने कह दिया दूसरी बिरादरी को, आप सामने आना, जवाब आपको देना है। उस बिरादरी के सामने आपको आना है, दूसरी बिरादरी आने का जवाब देगी। ये बांटने की कोई कोशिश कर लो, नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान, और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे, एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। तो पक्का ही है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पे फैलेगा। कान का सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे, जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले दे, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो किसान नेता पहुंच रहे हैं और लगातार किसानों में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। बाराबंकी में भी यूपी के बाराबंकी में किसान नेता नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर इसी तरीके से किसान आंदोलन को लगातार जारी रखने की बात कही है। और इसके अलावा वहां पर उन्होंने एक और खास बात कही है, उन्होंने वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह बताया है कि वो एक पिंजरे के तोते जो हैं वो फिलहाल बने हुए हैं। और महापंचायत का मुख्य मुद्दा उन्होंने बताया है कि महापंचायत में बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने वहां पर शिरकत करते हुए ये कहा है कि राजनाथ सिंह पर उन्हें भरोसा है
अगर किसान उन्हें आज़ादी अगर किसानों से बात करनी है सरकार को तो राजनाथ सिंह को वहां पर भेज दिया जाए और राजनाथ सिंह को खुला अधिकार जो है वो दे दिया जाए कि वो जो भी चाहे वो फैसला ले सकते हैं, तब जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह भी फिलहाल बीजेपी ने तोता बनाए हुए हैं, इस तरीके की भाषा वो कहते हुए नजर आए। पिंजरे का तोता हमने वैसे नहीं कहा, पिंजरे का तोता उन्होंने बना रखा है, उसे कैद कर रखा है उसे। भाई अजय सिंह जी वो तैयार है, बहुत कुछ हिम्मत है, हम भी उन पर विश्वास रखते हैं। तो ये उन्हें आजादी दो उन्हें। यूपी के बस्ती जिले में किसानों के समर्थन में रालोद ने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने यह कहा है कि हमने चुनाव की बात नहीं की है, हाँ ये जरूर है कि हमने राजनीतिक चोट देने की मांग की है, क्योंकि बीजेपी उसी को महसूस करेगी। आज सत्ता के अहंकार में सरकार बैठी है, किसानों को कम आंक रही है, किसानों के दबाव को नहीं मान रही है। दबाव मानती तो निश्चित तौर से यूपी की सरकार गन्ना के किसान के लिए एक अच्छा रेट घोषित करती और आय को दोगुनी करने के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान की बात करती। इसलिए हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ पश्चिम की बात नहीं है, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, सिर्फ सिखों की बात नहीं है, सिर्फ जाटों की बात नहीं है। सारे किसान इस बात को समझ गए हैं और किसान जो सरकार किसान विरोधी काम करेगी उस सरकार को बदलने की हैसियत रखते हैं। वहीं आंदोलनजीवी कहे जाने के सवाल पर जयंत चौधरी ने यह कहा है कि जितना अपमान करेंगे, जितना कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जितनी लाठी चलाएंगे, दुगनी ताकत बढ़ेगी। हमने कोई बात नहीं करी, ये जरूर है कि राजनीतिक चोट देने की हमने मांग करी है, क्योंकि बीजेपी उसी चोट को महसूस करेगी। आज सत्ता का अहंकार में सरकार बैठी है, किसानों को कम आंक रही है, किसानों के दबाव को नहीं मान रही। दबाव मानती तो निश्चित तौर से यूपी की सरकार गन्ना के किसान के लिए एक अच्छा रेट घोषित करती, वाकई आय दुगनी करने के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान करती। तो इसलिए हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, सिर्फ पश्चिम की बात नहीं, सिर्फ पंजाब की बात नहीं, सिर्फ सिखों की बात नहीं, सिर्फ जाटों की बात नहीं, सारे किसान इस बात को समझ गए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में किसान मोर्चे ने पंजाब के बरनाला में केंद्र सरकार के लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बरनाला के रेलवे स्टेशन पर चल रहे पक्के किसान मोर्चे ने जबर विरोधी दिन मनाया और साथ ही केंद्र सरकार की धक्केशाही और दिल्ली पुलिस के किसानों पर दर्ज किए हुए मुकदमों के विरोध में भी डीसी कार्यालय के आगे धरना दिया गया और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ साथ डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ भी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने अपने अपने क्षेत्रों में दमन विरोधी दिवस मनाया है और जिला स्तर पर तहसील स्तर पर भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की सरकार से मांग की गई है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए भी ज्ञापन
सौंपा गया है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से दमन विरोधी दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। इसके चलते भटिंडा में भी किसानों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨੋਸਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 27 ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 28 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ संयुक्त मोर्चे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शन किए। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में भी किसान इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों ने ये मांग की है कि जो बेकसूर किसान दिल्ली की जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। किसान आंदोलन की हिमायत करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और जत्थेबंदियों के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों को रद्द किया जाए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜੀਰੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर 52 पालों के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरने पर बैठे किसान लगातार वहां पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के सीकर से किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद घेराव का ऐलान किया, जिसे लेकर के पलवल के धरने पर बैठे किसान टिकैत के बयान से सहमत नहीं नजर आए। 52 पालों के प्रधान अरुण जेलदार का यह कहना है कि पलवल का धरना पालों और पंचों के नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ जो भी आदेश आता है पहले उस पर मंथन और विचार विमर्श किया जाता है और बाद में किसान उसे फॉलो करते हैं। ये जो आप लोगों को पहले ही बताया गया है, जो पलवल केएमपी के पास में जो धरना चल रहा है ये पंचायत प्लस आंदोलन है, पंचायत और आंदोलन दोनों है। तो इसमें कोई भी किसी का आदेश नहीं होता। जहाँ पंचायतें होती हैं वहाँ तो एक दूसरे का विश्वास और भाईचारा होता है और एक दूसरे का समझदारी होती है। अगर वो लोग कुछ आह्वान करते हैं तो उस पर यहाँ पे जितने भी पाल पंच हैं या 52 पालों के किसान मजदूर हैं वो सब विचार करते हैं, उसमें मंथन करते हैं और उसके बाद उसमें आगे स्टेप अप करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। वहीं बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने
कार्यकर्ताओं के साथ फरीदाबाद जिले में पैदल मार्च निकाला और साथ ही नए कृषि कानूनों को लेकर भी अपना विरोध दर्ज करवाया। और इस मौके पर जनता ने भी महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के पैदल मार्च को सहयोग दिया। पलवल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों का विरोध किया। वहीं किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों को भी काला कानून बताया। होडल के अनाज मंडी से लघु सचिवालय तक विशाल जुलूस निकाला गया। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी जगदेव सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर होडल के पूर्व कांग्रेस विधायक उदय भान, पलवल क्षेत्र के पूर्व मंत्री करण दलाल भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। मोदी और खट्टर का पूरी तरह से नक्शा खींचा गया है कि किस तरह से पूरे देश के अंदर जो आज हालात हैं, आज जन आंदोलन जो उभर करके आ रहा है, आज जो अप्रत्याशित वृद्धि जिस प्रकार से इन्होंने डीजल पे, पेट्रोल पे, रसोई गैस पर जो जिस तरह से की है, 3 महीने में ही 250 रुपये गैस पर बढ़ाए। 7 साल में इन्होंने 21.5 लाख करोड़ सिर्फ पेट्रोल, डीजल और से गैस से कमाए। और ये बेशर्म सरकार जो फिर भी जो है ना रोज के रोज तेल बढ़ा रही है। जो किसान विरोधी जो काले कानून हैं उनका ये उपहास में उड़ा रहे हैं। आज पूरी तरह से किसान और मजदूर, गरीब आदमी परेशान है, तो उनको वापस लेने के लिए, एमएसपी की गारंटी देने के लिए, हरियाणा में जो बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पर है, नंबर 1 पर हरियाणा चल रहा है बेरोजगारी, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया है। हरियाणा के अंदर जो किसान मजदूरों को लूटने का काम कर रही है, जो गरीबों को जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इन सब बातों को लेकर के और विशेष करके जो डीजल और पेट्रोल की इतनी बड़ी महंगाई आज देश के सामने खड़ी हो गई है, तो कांग्रेस जन आज होडल हसनपुर से सभी 36 बिरादरी के लोगों ने, नौजवान साथियों ने सरकार के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन किया है। और ये रोष प्रदर्शन ऐलान है इस बात का कि खट्टर सरकार हरियाणा में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। बहुत जल्दी ही हरियाणा से खट्टर सरकार को चलता करना हरियाणा के लोगों का अब ये संकल्प बन चुका है। और जो आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है, महंगाई सर चढ़ करके बोल रही है, जो 3 कृषि कानून बना करके जो किसान और मजदूरों को लूटने का भारतीय जनता पार्टी ने जो ये एक नया जो झमेला खड़ा किया है, उससे जूझते हुए तमाम देश के सभी। संगरूर के लहरागागा में किसानों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना लगाकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि उनके 3 गांव चुल, कडेल और बलरा की जमीन सरकार रोड बनाने के लिए अधिग्रहण कर रही है, जहां पर 50 लाख पहले ही दाम है, वही सरकार 20 लाख रुपए दे रही है, जो हमें मंजूर नहीं है। हम जमीन तब देंगे जब हमारे 1 एकड़ जमीन के टुकड़े के आगे जाकर के 2 से 3 एकड़ बनेंगे। ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੂਲਦੜ ਦੀ, ਬੱਲਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੜੈਲ ਦੀ। ਉਹ ਜਾਬਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਾਬਰੀ ਦੱਬਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਟਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਖਾਜਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ कराया ਜਾਵੇ। पर चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रिजन एक्ट में संशोधन किया जाएगा। पंजाब की कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है ताकि राज्य की जेलों में किसी भी तरीके के दंगे फसाद ना हो और कैदी जेल से भाग भी ना पाए। जेल अनुशासन और नियमों की उल्लंघना और अपराधों के लिए सख्त सजाओं का प्रावधान किया जाएगा। राज्य की जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस एक्ट में संशोधन किया जाएगा। जरूरी बदलाव लाने के लिए एक बिल 1 मार्च को शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। हरियाणा के पलवल जिले में बिजली की चोरी पकड़ने के लिए जो जा रहे थे बिजली के कर्मचारी, उन पर आए दिन हमले हो रहे हैं। बिजली कर्मचारियों ने मामले की शिकायत पुलिस थानों में दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के बिजली कर्मचारियों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही बिजली कर्मचारियों ने यह कहा है कि जब तक उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। 5000 रीडिंग कहाँ गई, तो हमारी भी ये मजबूरी है। सरकार की लूजनेस है। हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ में किसी राजनेता के दबाव में आकर के और सरकार के दबाव में आकर के वो जो हमारे कर्मचारियों के साथ में जो झगड़े हुए हैं, जो फसाद हुए हैं, जो जानलेवा हमला किया है, वो धाराएं नहीं लगाई, उनको तोड़ मरोड़ करके कम धारा लगाई हैं। वो धारा जो लगनी चाहिए उचित वो धारा नहीं लगी और जाति सूचक शब्द भी लोगों से बोला। वैसे मैं मौके पे नहीं था वहाँ उस टाइम, बाकी मैं बाद में गया था, लेकिन उनकी हालात बहुत दयनीय थी। आज भी हमारे कर्मचारी बेडों के ऊपर लेटे हुए हैं, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। संजय जैव के तो यहाँ तक है कि उनको केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को गोवा के बंबोली में स्थित अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गोवा में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को उस सड़क दुर्घटना को याद करते हुए बताया है कि उन्हें उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि 11 जनवरी को हुई दुर्घटना ऐसे अचानक हुई कि कुछ भी समझ नहीं सका। मदद के लिए सभी का शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने को कहा है और ये भी बताया है कि तब तक के लिए मंत्री पद की जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर किसी को दे देंगे। यदि डॉक्टर अनुमति देंगे तभी वो 8 मार्च को संसद जाएंगे। बता दें कि पिछले महीने एक सड़क दुर्घटना में गोवा में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। मैं तो ये मेरे एक आयुष मंत्रालय के 2 कार्यक्रम थे। हासन में 8 तारीख को था, 9 तारीख को धर्मस्थल में था। हासन में एक कॉलेज का इनागुरेशन था, रिन्यूअल किया हुआ था कॉलेज हासन की, जो हमारे धर्मस्थल के डॉक्टर हेगड़े है उसकी कॉलेज थी। और ये कोविड के काल में ऐसे ही हुआ नहीं था कार्यक्रम, पहले तय था। और दूसरा एक कार्यक्रम था जो हमने योगा और नेचुरोपैथी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए हमने फंडिंग किया था, क्योंकि योगा में और नेचुरोपैथी में रिसर्च हो और लोगों को इसका उपयोग हो। और पहला सेंटर हमने यहाँ हुजरे में दिया था, जहाँ धर्मस्थल जो देवता होते वहाँ। तो उन्होंने वो बन के तैयार था कुछ महीने। तो बोलता है हासन में जाएंगे तो वो यहाँ भी करके आएंगे। तो मैं वो करके वहाँ मंदिर में पूजा करके वापस गोवा लौट रहा था, हाँ, विद फैमिली। और उसी जरा शाम को कि क्या हुआ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। ये संशोधन से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल बदल पर अयोग्य घोषित करने, अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। मंत्रिमंडल ने जो है वो 12 पद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में सीधी भर्ती से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के भरने के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, इसी प्रकार से 8 पद जेओए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के उद्योग विभाग के ज्योलॉजिकल विंग में, और
एक पद मैनेजर DIC जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरा जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, वो उद्योग विभाग में जो है इनकी स्वीकृति प्रदान की है। और ऐसे ही 2 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के IT विभाग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में जो है वो भरे जाएंगे। फिर एक जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्रीज केमिकल। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की भीड़ के द्वारा की गई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस को दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 2 हफ्तों तक के लिए टल गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 16 अप्रैल को पालघर में 2 साधुओं की पीट करके हत्या कर दी गई थी। ये दोनों साधु अपने गुरु के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गुजरात के सूरत शहर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ करके मार डाला था। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाए जाने की मांग को याचिका दायर की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में मेयर से बदसलूकी के मामले में SDO को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल मेयर सुमन बाला NIT के शौचालयों का निरीक्षण करने के लिए गई थी और निरीक्षण के दौरान मेयर ने ये पाया कि अधिकतम जो शौचालय हैं वो बिना साफ सफाई, बिना पानी और बिना सीवर कनेक्शन के ही हैं। जब मेयर ने SDO सुरेंद्र खट्टर से इस विषय पर सवाल किया तो जवाब देने के स्थान पर SDO ने मेयर पर सरकार और नगर निगम को बदनाम करने का आरोप लगाया। शहर के मेयर के साथ बदसलूकी करने से पार्षदों में भी भारी रोष देखने को मिला था, जिसके चलते अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अब SDO को सस्पेंड कर दिया। हमें इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली कि महापौर महोदय के साथ एक SDO खट्टर ने बदतमीजी से बात करी और जो कि साफ वीडियो में दिख रहा है कि वो बदतमीजी से बात कर रहा है। तो इसमें किसी प्रकार का उनका कोई बचाव बचता ही नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और टर्मिनेट किया जाए, जिससे कि आगे और अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। किया जाए डीसी की तरफ से उनके बचाव के लिए सुनवाई के लिए 1 बजे तक उनको समय दिया गया है। उसमें माननीय DC महोदय मेरे हिसाब से वीडियो में देखिए साफ दिख रहा है, तो बचाव तो बनता ही नहीं है। जब एक अधिकारी और SDO लेवल का अधिकारी और एक प्रथम नागरिक महिला मेयर के साथ इस तरह से बात कर रहा है तो बड़ी शर्मिंदगी है। देखिए हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है और एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी शहर की प्रथम नागरिक है और महापौर है शहर की। अगर उससे एक SDO ऐसे बात करेगा तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता से वो SDO किस प्रकार से बात कर रहा होगा। देखिए जो कल ये जो घटना हुई, इससे पूरा फरीदाबाद शहर शर्मसार है और जिस तरह का व्यवहार इन अधिकारियों का जनता के प्रति और प्रतिनिधियों के प्रति और उस प्रथम नागरिक के प्रति जो व्यवहार कल आप लोगों ने देखा, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला, तो शर्मसार करने वाली घटना है। और निश्चित रूप से जो ये व्यवहार है, ये जो करप्शन है, उसके खिलाफ जब मेयर ने कदम उठाया तो ये उसकी प्रतिक्रिया उन अधिकारियों ने दी है कि ये यहाँ इसको चेक करने क्यों आ गए। करोड़ों रुपए में बनाए जाने वाले शौचालय में पानी तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसे दूर दराज के पिछड़े हुए इलाकों में बाहर एक टंकी रखकर डब्बा उसमें रखा हुआ है, स्मार्ट सिटी जैसे शहर में जहाँ 5 नंबर के अंदर। और जब उसको क्या नाम है, सुरेंद्र खट्टर को जो बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व सांसद भारतेंदु के नेतृत्व में SP बिजनौर से सदर विधायक के पति की शिकायत को लेकर के मिलने के लिए आए और पूर्व सांसद भारतेंदु ने यह बताया कि कार्यकर्ता निपेंद्र के द्वारा सदर विधायक के पति से ये पूछने पर कि वो नगर पंचायत का चुनाव किस क्षेत्र से लड़ेंगे तो उस पर सदर विधायक के पति ने उन पर अभद्रता से बात करने का आरोप लगाया। और वहीं पीड़ित कार्यकर्ता निपेंद्र ने ये बताया कि जब उन्होंने नगर पंचायत के चुनाव को लेकर के उनसे पूछा तो वो उस पर भड़क गए। और पीड़ित निपेंद्र का ये कहना है कि हल्दौर पुलिस और रहीमपुर पुलिस की तरफ से उसके घर पर दबिश दी गई और उसका फ़ोन भी पुलिस की तरफ से घर से ले लिया गया और इसी की शिकायत को लेकर के वो बिजनौर SP से मिलने आए। मुझे मैंने जो था जो सदर विधायक हैं इनके पति को फ़ोन किया कि मैंने कहा आप हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको क्या विधायक से बात करने की तमीज़ नहीं है। तो मैंने कहा सर मैंने तो आपसे कुछ ऐसी गलत बात नहीं कर ली, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। जनता यहाँ कई सारे कार्यकर्ता बैठे ये चाह रहे थे
तो उसके बाद बोला कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं क्या कर देता हूँ, ये है वो है। मैंने कहा साहब आपके आज के बाद हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे घर हल्दौर थाने से, हिलपुर थाने से फ़ोन गया मेरे फ़ोन पर। फिर मेरे घर पर रात को दबिश दी गई, मेरे फ़ोन ले गए। गलती कर दी कि विधायक से पूछे आप कहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है। इस वजह से पिछले 3 दिन से पुलिस निरंतर इनके घर पे छापे मार रही है। ये घर से बाहर हैं और इनका फ़ोन घर के इनकी अलमारी से निकल गया। इस प्रकार का दबाव और अपमान अगर कार्यकर्ता प्रदेश में नगर निगम चुनाव को पार्टी चिन्ह पर करवाए जाने के निर्णय का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने स्वागत किया है और शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने ये कहा कि पहले संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं में बीजेपी ने धनबल का प्रयोग करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्तियां की थी, लेकिन पार्टी सिंबल पर चुनाव घोषित होने से अब इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लग सकेगी। वहीं साल 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर के कांग्रेस कसौली में 27 फरवरी को रणनीति बनाएगी। निर्णय लिया है कि जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव पार्टी चिन्ह पे होंगे। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की मांग थी और मैं तो बार बार हर मंच से ये बात करता रहा, ये मांग उठाता रहा कि हिमाचल में जो भी स्थानीय निकायों के चुनाव है वो भी पार्टी चिन्ह पे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। अब सरकार अगर नगर निगम के चुनाव चिन्ह पे कराती है तो हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हमारा ये अनुभव रहा है कि जो हमारे नगर पंचायत और नगर परिषदों के चुनाव हुए उसमें पिछले दरवाजे से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को बिठाने का जो है प्रयास किया और जो दूसरे दलों से लोग आए, कांग्रेस पार्टी से आए या इंडिपेंडेंट आए, उन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 20 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 17 बैठकें रखी गई हैं। बजट सत्र को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष ने यह बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र शुरू किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र को लेकर के और भी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसका अनोखा नजारा अंबाला छावनी में देखने को मिला है और यहां पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर के सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं हरियाणा में सोलर ऊर्जा को अब बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको लेकर के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन इस साल कोविड की वजह से हमारी ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा धीरे हो गया है, तो इस साल की जो कम रही है उसको देखते हुए अगले साल 21-22 की हम टारगेट अभी बना रहे हैं और जो बजट सेशन होगा उसमें हमारे डिपार्टमेंट के बजट में वो रिफ्लेक्ट होगा। कुछ सोलर पंप देने की थी सर योजना सरकार की, लगा दिए हैं। 5000 के करीब सोलर पंप लगा चुके हैं जी। तो मैंने ये भी कहा है सोलर पंप लगाने की वजह से कितने बिजली उससे उत्पादन हुआ जो ग्रिड से लेके कंपनियों से लेके नहीं किया। अगर कम बिजली हमसे नहीं लेते हैं तो वो एक तरह से सरकार की सब्सिडी की बचत है, क्योंकि जब बिजली कंपनियों से फार्मर बिजली लेता है तो उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देते हैं जी। अगर वो अपना बिजली खुद उत्पादन करने लगेंगे, जितना वो उत्पादन करते हैं उतना बिजली हमसे नहीं लिया तो उतना सब्सिडी घटेगा। तो जानकारी मांगी आपने? हाँ, तो मैंने जानकारी मांगी है ताकि लोगों के सामने ये बात हम रख सकें कि ये अच्छे एफिशिएंट पंप लगाने से और सोलर पैनल लगाने से कैसे वो अपने आप 2 पैसा भी कमा सकेंगे, क्योंकि जो बिजली वो खपत कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 17 में राम मंदिर के लिए निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने आवास पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए देश भर में सहयोग राशि अब जुटाई जा रही है। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश भर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। म्यूजियम भी बनाएंगे जिसमें
राम जी के जीवन की पूरी झांकी सजीव रूप से हमको दिखे। आजकल के जो म्यूजियम्स होते हैं उसमें केवल चित्र वगैरह नहीं होते, ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो वास्तव में हो रहा है। ऐसा म्यूजियम बनाएंगे, एक बड़ा सा सत्संग के लिए भवन बनाएंगे, साल में 365 दिन सत्संग हो, एक बड़ा सा उसमें एम्फी थिएटर बनाएंगे कि कभी कहीं की देश में अलग अलग तरह की जो रामलीला होती है ऐसी रोज वहां रामलीला हो। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गिरिराज जी की शरण में दिखाई दी। इस दौरान राज्यपाल ने गिरिराज जी और राधा रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल डीएवी कॉलेज मैदान के पास हेलीकॉप्टर से दानघाटी मंदिर पहुंची, जहां पर सेवाधिकारी मथुरा दास कौशिक ने दर्शन करवा करके पूजा करवाई और मंदिरों में दर्शन कर राज्यपाल आध्यात्मिक रूप से भाव विभोर नजर आए। वहीं राज्यपाल के दौरे को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाकर्मी व्यवस्थाओं को लेकर के जुटे हुए नजर आए। पश्चिम रेलवे स्टेशन के रतलाम मंडल में आने वाले उज्जैन स्टेशन पर सांसद अनिल फिरोजिया और महाप्रबंधक ने नवीन सीसीटीवी का उद्घाटन किया है और उज्जैन पहुंचे महाप्रबंधक ने यह कहा है कि जल्द ही हम अन्य रेल के लिए भी राज्य सरकार से कोविड संकट की स्थिति को देखते हुए चर्चा करेंगे और अन्य ट्रेनों को चलाने की बात रखेंगे। ट्रेनों के चालू होने के सवाल पर महाप्रबंधक ने यह कहा है कि अभी पश्चिम रेलवे ने करीब 150 ट्रेनों का आवागमन शुरू किया है। इंस्पेक्शन के दौरान हम मुख्यतः 3 बातें देखते हैं। पहली बात देखते हैं कि जो हमारी सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट है, जो हमारे ट्रैक हैं, ब्रिजेस हैं, लेवल क्रॉसिंग्स हैं, स्टेशंस हैं, ऊपर ओएचई है, ये सब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित है कि नहीं और इसमें कुछ कमी तो नहीं है। एक तो हमारा मुख्य उद्देश्य वो होता है। दूसरा उद्देश्य होता है स्टेशनों के ऊपर पैसेंजर एमिनिटीज की जो सुविधाएं दी गई हैं वो चालू हैं, दुरुस्त हैं या उसमें कुछ कमी है, उसमें और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा उद्देश्य ये होता है कि जब हम इस दौरे पे आते हैं तो इस रास्ते में जितने भी स्टेशन पर मीडिया, आदरणीय सांसद महोदय, जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स और लोग गांव वाले मिलते हैं, आकर उनके सुझाव सुनते हैं और उनके रिक्वायरमेंट सुनते हैं और उसके ऊपर अब अगले 1-2 महीने के अंदर उसको जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो पर्पस ये है कि हमारा पूरे इलाके का जो 190 किलोमीटर का हम निरीक्षण करेंगे, इन सब बातों को गहन परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो काम चल रहे हैं यूपी से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। बांदा जिले में ये घटना देखने को मिली, जहां पर रिश्ते में चाचा ने नाबालिग भतीजी को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया है और वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पुलिस ने दबिश देकर के आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर रिश्ते के चाचा रात को मकान की टूटी हुई दीवार से गांव की 13 वर्षीय किशोरी के घर के आंगन में आ घुसा और मुंह दबा करके उसे उठा ले गया और अपने घर पर उसके साथ दुराचार किया। कोतवाली नगर क्षेत्र के बैजू का डेरा ग्राम कनवारा के रहने वाले रामपाल द्वारा आज कोतवाली नगर में एक लिखित सूचना दी गई कि रात्रि में उनकी बेटी के साथ जो है पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। उनकी सूचना पर तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा शीघ्र ही जो नामजद अभियुक्त है उसकी। योगीराज में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्नाव की घटना का घाव अभी भरा भी नहीं कि गोंडा जिले में एक और गैंगरेप की वारदात सामने आ गई है। गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दरिंदों ने चाकू की नोक पर छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर दरिंदों ने युवती को चाकू से घायल भी कर दिया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। थाना मनकापुर क्षेत्र में कल शाम में एक 15 वर्षीय युवती ने कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसी के गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48-49 साल है, वो उसने अपने 3 साथियों के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा रहा है, परंतु साथ ही साथ
यूपी के हमीरपुर में नाबालिग के साथ अपहरण और बलात्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विगत 16 तारीख को नाबालिग लड़की अपने घर से गायब हुई थी। इसके बाद 19 तारीख को परिवारजनों के संपर्क में आकर के नाबालिग पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आप बीती बताई। इसके बाद अब जाकर के पुलिस ने एक युवक पर बलात्कार और 5 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज किया है। ये पूरा मामला बौधा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। नाबालिग लड़की जो थी, इसको 16 तारीख को कोई लड़का अपहरण करके एक लड़का लेकर चला गया था। 19/20 की रात में इसको फिर पहुंचा गए थे। तो उस दौरान बता रही लड़की कि इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस संबंध में सूचना अभी दिए हैं आज। उस सूचना के आधार पर FIR पंजीकृत की गई है। तो उसमें विवेचना की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। सर बता सकते हैं कितने लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की? इन्होंने हमीरपुर के मझगवा के गांव गोहानी में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी की मौत हो जाने के कारण पति ने पहले पत्नी को आग लगा करके जला दिया। जब वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाई तो उसे घसीटते हुए ले गया और ऊंचा नीचे कगार में फेंक दिया गया और थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। 3 दिन से मृतका के परिवार लापता को ढूंढ रहे थे। ढूंढने का प्रयास करते हुए जब मृतका के परिजनों ने नीचे कगार में जाकर के देखा तो सर के बाल और एक पैर की हड्डी जो है वो बरामद हुई और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चीज़ों को अपने कब्जे में लेकर के शरीर का बाकी हिस्सा भी ढूंढने में लगी हुई है। और जब आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ करके कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। इन्होंने हमें फ़ोन लगा के बताया कि तुम्हारी बहन भाग गई। हम फिर यहाँ आए, हम इनसे पूछताछ की, ये नहीं बता रहे थे। हमने ढूंढ दिया। ढूंढते ढूंढते हमको एक शिनाख्त ये मिली, खेत से ये घसीट के ले जा रहा था। घसीट के जब ले गया है तो उस लाश को हम देखते देखते गए तो वहाँ ये लाश बरामद हुई। उसका एक पाँव मिला और उसके बाल मिले, बाकी शरीर कुछ नहीं मिला है। बस इतनी ही जानकारी हमें है। तो क्या उसके बाद प्रधान को पुलिस को सूचना? फिर हम यहाँ से गए तो गांव पहुँचे, हमने प्रधान को बुलाए अपने पास। फिर प्रधान हमको लेवा के फिर वापस यहाँ आया। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगा के बुलाया। जब साहब आए, साहब देख रहे हैं, अब छानबीन कर रहे हैं। तो क्या उसने कबूल किया? वो कबूल अब हमसे नहीं किया पर कर रहा है। साहब के सामने कह रहा है कि हाँ मैंने मारा, वो मर गई थी, फिर मैंने आग लगाई। की एक घटना सामने आई है। इसमें 21 फरवरी को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी शकुंतला के गायब होने के संबंध में उसके पति रामस्वरूप द्वारा। इनकी शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। इस संबंध में तलाश की जा रही थी। उसके साले भी तलाश कर रहे थे। तो गांव के बाहर खेतों में इसकी जले हुए अवशेष मिले, बाल और पैर। और इस संबंध में जब उससे पूछताछ हुई तो बताया उसने कि उसकी पत्नी ने और उसके साले ने उसके साथ 18 तारीख को विवाद किया था, मारपीट किया था। उसके बाद साला और साली चले गए थे अपने घर। उसके बाद इनके पति पत्नी में कुछ विवाद हुआ, पत्नी की डेथ हो गई तो उसने ले जाकर लाश को जला दिया खेत में। इसमें अवशेष मिले हैं, उसका पैर, बाल और आँख। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।